नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आजकल सुप्रीम कोर्ट में बेल का खेल जबरदस्त तरीके से चल रहा है। हर दिन कोई न कोई भ्रष्टाचारी नेता जेल से बाहर निकलता है और सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी इसके लिए होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मानकर चल रहा है कि बेल तो किसी हाल में किसी को भी देना ही है। मतलब आप जितना भ्रष्टाचार कर लें, जितने करोड़ों करोड़ की संपत्ति आपके घर से कब्जे में आए, यहां तक कि करोड़ों का कैश भी जब्त हो, यहां तक कि अगर आपके खिलाफ ऐसे मामले हो जिसमें कि बेल मिलना ही नहीं चाहिए, देशद्रोह जैसी स्थिति हो, उसमें भी जमानत मिल जाती है। आपके घर से छापों में अगर कैश के साथ साथ हथियार मिले हों, AK-47 मिले हों, तभी भी आपको जमानत दे दी जाएगी। और यह जमानत हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। हाई कोर्ट के जजों की बेइज्जती हो रही है हर रोज सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये शुरुआत में देखिए जिस तरीके से के कविता को बेल दिया गया एक दिन पहले, और के कविता को बेल देने में ऐसी ऐसी टिप्पणियां की गई है जिससे हाई कोर्ट के जज अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। हम लोग किसी मामले में अपने तरीके से बेल रिजेक्ट करते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उनके विचार के अनुसार बेल स्वीकार तो किया जाता है, और साथ ही ऐसी टिप्पणियां की जाने लगी है जिससे अब हाई कोर्ट के जज ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं मेरा क्या जाता है, हम भी वैसे ही बेल ग्रांटेड कर दें। क्योंकि जब हमारी बेइज्जती हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट के जज या तो ये समझ लें कि हम भी उसी जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा हैं और हमें भी अधिकार है किसी को जमानत देने या न देने की, और इस आधार पर टिप्पणी करने से बचें, या फिर हम भी वैसे ही जमानत दे देंगे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हर व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है उसे जमानत दिया जा रहा है। और वहां पर यह परसेप्शन तैयार किया जा रहा है, ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, कोई भी वो अपराधी को पकड़े और हम यहां छोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। केवी विश्वनाथन और दूसरे BR गवई, ये दोनों की बेंच थी के कविता की सुनवाई चल रही थी, और उसमें ये दोनों जज वकील बन गए। ये दोनों जिस तरीके से क्वेश्चन कर रहे थे, जो सवाल कर रहे थे, वो तो वकील जो के कविता के थे उनको करना चाहिए था, लेकिन ये क्रॉस क्वेश्चनिंग जो होती है बेल के समय में भी, उस क्रॉस क्वेश्चनिंग में जज साहब ही पार्टिसिपेट ऐसे करने लगे कि के कविता के वकील को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। उन्हें कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनको लग रहा था आज तो जमानत मिल जाएगी। जैसे ही ईडी और सीबीआई के तरफ से जो दलीलें दी गई, SG राजू बता रहे थे कि देखिए इनके खिलाफ क्या क्या सबूत हैं, एक दो नहीं कई सबूत हैं जो ये तय करता है कि के कविता का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस मामले में है। क्योंकि के कविता से मुलाकात किसकी हुई? राघव मंगूटा की। राघव मंगूटा ने गवाही दी इनके खिलाफ कि के कविता ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, उनका भी इंटरेस्ट था। और उनके पिता की जब मुलाकात हुई जो सांसद है अरविंद केजरीवाल से, उसके बाद अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के बाद जब वो वापस हैदराबाद गए तो के कविता का फोन आया और उन्होंने बताया कि इस पूरे एक्साइज पॉलिसी में जो इंटरेस्ट उनका है वही के कविता का भी है। और एक दो नहीं कई लोग ऐसे हैं जो उनके साथ खड़े हैं। अरुण पिल्लई, जिन्होंने अप्रूवर बनने के लिए पहले एप्लीकेशन दिया, फिर कोर्ट से अनुमति के बाद ईडी ने अप्रूवर बनाया, उन्हें सरकारी गवाह बनाया, वो अरुण पिल्लई ने सीधे तौर पर कहा है कि हम 14 करोड़ रुपए के कविता के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को भेजे हैं। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? यही नहीं कई और गवाह भी हैं जिसमें यह पता चलता है कि के कविता लॉबिंग कर रही थी साउथ में, और साउथ के जितने शराब माफिया थे उन्हें इकट्ठा करके दिल्ली की तरफ भेज रही थी। और वो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात, अरविंद केजरीवाल यहां न्यू एक्साइज पॉलिसी का जो ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे उन्हीं साउथ लॉबी के सहयोग से कि आप बताइए क्या क्या चेंजेस करना है। उन लोगों ने वहां से आदेश किया प्रॉफिट मार्जिन आप बढ़ा दीजिए। यहां केजरीवाल जी प्रॉफिट मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया, यानी सीधे 7%
की बढ़ोतरी प्रॉफिट में कर दी गई उन लोगों के कहने पर। लेकिन जज साहब को इन सबूतों से क्या लेना देना, वो सीधे तौर पर सोच कर बैठे हुए थे जमानत तो देनी ही है, और इसलिए जितने सबूत पेश किए गए उन सबको रिजेक्ट कर दिया गया। क्वेश्चन सीबीआई से और ईडी से पूछा गया, आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया। किसी अपराधी को जो आरोपी है उसको आपने अप्रूवर कैसे बना दिया। तो जो क्राइम में शामिल है उसी में से कोई अप्रूवर बनता है तो सच्चाई सामने आती है। ये तो क्राइम के, यह जो अपराध है उसकी गंभीरता पर निर्भर करता है कि कौन कितना उसमें इन्वॉल्व है। और जिसको यह लगता है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट जितना है उसमें कुछ सजा कम हो जाएगी अगर हमने सरकार का सहयोग किया, एजेंसियों का सहयोग किया तो। लेकिन जज साहब को इन चीजों से मतलब नहीं था और उन्होंने सीबीआई को, ईडी को बेइज्जत करने के साथ साथ हाई कोर्ट को भी बेइज्जत कर दिया। हाई कोर्ट के जज के बेल रिजेक्शन के ऊपर सवाल उठाने लगे कि आप कैसे कर सकते हैं चूज एंड पिक, आप जिसको चाहे बेल दे दें, जिसको चाहे बेल रिजेक्ट कर दें। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी करते हैं, जिसको चाहे बेल दे दें, जिसका चाहे बेल रिजेक्ट कर दें। जब अरविंद केजरीवाल को ये बेल दे रहे थे, स्पेशल बेल चुनाव के पहले, इस आधार पर कि इनको लगने लगा कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। यह तो इनका विचार था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो कौन सा बड़ा काम कर दिया लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए। दिल्ली में चुनाव प्रचार करके कौन से आम आदमी पार्टी को सीटें दिलवा दी, कांग्रेस को सीटें दिलवा दी। ये तो जज साहब का विचार था कि बाहर जाकर प्रचार करना लाजमी है, चाहे वो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कितने ही सबूत क्यों ना हो, लेकिन फिर भी लोकतंत्र की सुरक्षा करना है तो इन भ्रष्ट नेताओं को भी बाहर भेजना होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को आपने स्पेशल ट्रीटमेंट के आधार पर बेल दिया और हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल जब आए और उन्होंने वही सारे लॉजिक दिए तो फिर आपने बेल रिजेक्ट कर दिया। मनीष सिसोदिया को उस समय बेल रिजेक्ट कर दिया और कई लोग हैं जिनका बेल रिजेक्ट कर दिया गया। यह भी तो आपकी विचारधारा थी, लेकिन इस आधार पर वो सोचते नहीं, टिप्पणी कर रहे हैं। बी.आर. गवई सीधे तौर पर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ बोल रहे हैं, आप कैसे इस तरह से किसी को जमानत दे दोगे और किसी को जमानत नहीं दोगे। आखिरकार के कविता को जमानत दे दी गई और हाई कोर्ट के जजों को सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या हमारी बेइज्जती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं। अगर हम बेल नहीं देते हैं तो हमारे पास उसके रीजन है, अगर हम बेल रिजेक्ट करते हैं हमारे पास उसके अपने रीजन है। आप कानूनी तौर पर एक नोटिस भेज के देखो और सो कॉल्ड नोटिस में हम अपनी बात कहेंगे कि हमने बेल क्यों नहीं दिया, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है। इससे पहले भी तीस्ता सीतलवाड़ के मसले पर भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था। गुजरात हाई कोर्ट ने सीधे कहा आप सरेंडर करो और सुप्रीम कोर्ट में रात को खुल गया सुप्रीम कोर्ट। 9:32 पर सुनवाई हुई। पहले 2 जजों की बेंच, और जब 2 जजों की बेंच फैसला नहीं ले पाए तो 3 जजों की बेंच, यानी कि रात में छुट्टी के समय 2-2 बार बेंच बनाया गया, सिर्फ इसलिए कि एक रात के लिए भी तीस्ता सीतलवाड़ जेल नहीं जाना चाहिए। ये उन लोगों के लिए हार होगी जो कि अपने फायदे के लिए किसी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, और ये अस्थिरता पैदा करने वाले लोग तो कहीं ना कहीं से अपने आप को एक्टिविस्ट ही कहते हैं। ये कहते हैं हम सोशल वर्कर हैं, तो इसलिए इनके लिए जो परसेप्शन क्रिएट हुई थी तो उसके बाद ही 2-2 बार रात में बेंच बनाई गई। लेकिन एक दिन तो के कविता को बेल और दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन फिर से यही जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच बनी, और यह बेंच बनी थी किसकी जमानत पर, प्रेम प्रकाश। ये प्रेम प्रकाश कौन है? प्रेम प्रकाश ये हेमंत सोरेन का सबसे नजदीकी व्यक्तियों में से एक था, जो कि स्टोन माइनिंग घोटाले का मास्टरमाइंड कहा जाता था, जिसके खिलाफ ईडी ने जब जांच शुरू की थी कई दिनों तक पूछताछ हुई और उसके 20 ठिकानों के ऊपर छापेमारी हुई। छापेमारी में 11 करोड़ रुपया कैश में तो मिला, साथ ही 2 AK-47 भी मिला, 60 राउंड गोलियां भी मिली। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ
करप्शन में नहीं बल्कि क्राइम में भी इन्वॉल्व था। ये जो स्टोन माइनिंग घोटाला झारखंड का है, उसमें सामान्य तरीके से ये घोटाला नहीं हुआ। ये तो पूरे के पूरे एक सिंडिकेट काम कर रहा था। इसमें होता क्या था, पहले जितने क्रशर थे, क्रशर मशीन लगाने वाली कंपनियां थी, उनको कमीशन देने के लिए बाध्य किया जाता था। और कुछ समय में जब इन लोगों को लगने लगा कि ये सिर्फ कमीशन से काम नहीं चलेगा, ठेका भी हमें ही होना चाहिए, तो फिर टेंडर में पार्टिसिपेट करने लगे। और टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं किए बल्कि दूसरी कंपनियों को बिड नहीं देने के लिए बाध्य किया। इसके लिए क्राइम का सहारा लिया जाता था। गुंडे जाते थे, इनको धमकी देते थे और ये अपना बिड वापस ले लेते थे और फिर उसी कंपनी को ये टेंडर मिलता था जो कि डायरेक्ट प्रॉफिट में इन लोगों की हिस्सेदारी दे। और उसी में प्रेम प्रकाश का भी नाम आया था, जो एक पावर ब्रोकर हुआ करता था। झारखंड के ये जो स्टोन माइनिंग घोटाला है, उसमें 36 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किए गए हैं अलग अलग छापों में। लेकिन फिर भी जज साहब को यह कहने के लिए बड़ा आधार मिल गया कि नहीं, अगर कानूनी तरीके से देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति को बेल तो मिलना ही चाहिए। अगर जब तक वो पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हो जाता कि ये आरोपी नहीं बल्कि अपराधी है, तब तक जेल से बाहर रखो। ये अपराधी सिद्ध करना किसका काम है? ये ईडी का, सीबीआई का या पुलिस का काम है? इन लोगों का काम है एविडेंस देना। लेकिन अगर कोर्ट के अंदर तारीख पर तारीख मिलते रहे, कोर्ट के अंदर इनके सबूतों पर ध्यान ही ना दिया जाए, कोर्ट के जज ही हैं जो सबूतों पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, उनके वकीलों को मौका नहीं दे रहे हैं, खुद ही मैदान में उतरे हुए हैं। और फिर तारीख पर तारीख ऐसी कि सुप्रीम कोर्ट में 79,000 मामले अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। 79,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसकी सुनवाई कब होगी? राहुल गांधी जैसे लोगों के नेशनल हेराल्ड में 12 साल हो गया, अभी तक फैसला ही नहीं आ पा रहा है। सबके खिलाफ केसेस हैं लेकिन फैसला नहीं आ रहा है। लालू प्रसाद यादव को भी सजा होते होते 10 साल 15 साल लग गया। तो ऐसे में फैसला देना तो आपका काम है, और जब तक फैसला नहीं देंगे तब तक इन लोगों को जेल से बाहर रखेंगे। इसी बात को लेकर हंगामा चल रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज, अगर ये सर्वोच्च न्यायालय के जज अपने आप को समझते हैं कि हाई कोर्ट के जजों की कोई औकात नहीं, लोअर कोर्ट के जजों की कोई औकात नहीं, उनकी कोई विचार नहीं हो सकते, वो कानून को जानते नहीं हैं, तो फिर ऐसे में इन कोर्ट्स की जरूरत क्या है? हाई कोर्ट के जज इस बात से परेशान हैं कि हम अगर किसी को बेल रिजेक्ट करते हैं तो बेइज्जत करके सुप्रीम कोर्ट में उसे बेल भी दिया जाता है, हमारी बेइज्जती भी होती है। तो अब ये कॉलेजियम के जजों के बीच भिड़ंत है बेल के खेल में। जिस तरीके से जमानत फटाफट भ्रष्टाचारी नेताओं को दी जा रही है, इस बीच 14 से ज्यादा भ्रष्टाचारी नेताओं को सीधे जेल से बाहर कर दिया गया और अभी लिस्ट लंबी है। जो जाएंगे उसको जमानत मिल जाएगी। पूरी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को भी अगली बार जमानत मिलनी ही है। 5 सितंबर को सुनवाई होगी, उसके बाद हो सकता है एक आध और तारीख मिले, नहीं तो उसी दिन बेल ग्रांटेड हो जाएगा। क्योंकि पृष्ठभूमि तो ऐसी ही तैयार हो रही है कि बेल नहीं रुकना चाहिए। जब तक ट्रायल पूरा नहीं होता, जब तक वो आरोपी अपराधी नहीं सिद्ध हो जाता, तब तक उसे जेल में क्यों रखें? बाहर छोड़ दो, खुलेआम छोड़ दो, फिर और एक बड़ा घोटाला करने के लिए और चोरी चकारी करने के लिए। ये परसेप्शन सुप्रीम कोर्ट से चल रहा है और हाई कोर्ट के जज इस बात से परेशान हैं कि ये हमें बार बार हमारे फैसलों पर उंगली उठा के, हमारे फैसलों पर ऐसे सवाल उठा के, बरवल टिप्पणियां करके हमारी बेइज्जती करते हैं। मीडिया में रिपोर्ट छपती है कि हाई कोर्ट के, लोअर कोर्ट के जजों के पास तो अक्ल ही नहीं है। इस बात को लेकर परेशानी बढ़ी है। कॉलेजियम के जज आपस में भिड़े हुए हैं इस बात को लेकर कि क्या जमानत सही मायने में हर व्यक्ति को देना चाहिए या उसमें भी कोई स्टैंडर्ड, मानदंड स्थापित होना चाहिए कि जिसके घर से AK-47 मिले उसे भी जमानत दे दो, जिसके घर से करोड़ों करोड़ कैश मिल रहा है फिर भी आपको सबूत की जरूरत है कि जब तक फैसला नहीं आता तब तक उसे जमानत पर बाहर रखो। ये धारणाएं नहीं चलेगी और इसलिए अब हंगामा बड़ा बढ़ने वाला है और भी ज्यादा जबरदस्त तरीके से बवाल मचेगा, जिससे ये बेल का खेल खत्म होने वाला है।
तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।